नमस्ते। मेरा नाम रुचि है। आज हम 12वीं कक्षा के इतिहास के पाठ 15 संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत का दूसरा शीर्षक पढ़ेंगे, जिसका नाम है संविधान की दृष्टि। पहला शीर्षक उथल पुथल का दौर में हमने पढ़ा था कि संविधान सभा ने संविधान बनाया दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप 11 खंडों का भारतीय संविधान बना, जिसमें टोटल 165 बैठकें हुई। संविधान की दृष्टि का मतलब है, ये दृष्टि नहीं, संविधान क्या सोच के बनाया गया, उसको बनाने के बाद भारतीय लोगों को, भारतीय प्रांतों को, भारतीय राज्यों को क्या अधिकार मिलेंगे और टकराव की स्थिति में उनका समाधान कैसे होगा। जिस वक्त संविधान सभा काम कर रही थी, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही थी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव, उस प्रस्ताव में घोषित किया गया कि भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया और यह वचन दिया गया कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ों व जनजातीय क्षेत्रों व दमित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए नेहरू जी ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में कहा। उन्होंने इतिहास की प्रमुख क्रांतियों का भी उल्लेख किया। इसमें 3 क्रांतियां प्रमुख थी। उस वक्त लगभग 150 साल पहले हुई अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति। अमेरिकी क्रांति का उल्लेख किया क्योंकि 150 साल पहले अमेरिकी लोगों ने इस तरह के संविधान की रचना की थी कि जिससे उनका देश आने वाले सालों में स्वतंत्र, संप्रभु, समृद्ध, शक्तिशाली देश बना। फ्रांस की क्रांति का उल्लेख किया क्योंकि फ्रांस के साधारण लोगों ने सर्वहारा वर्ग के साथ मिलकर राजाओं के शासन को उखाड़ फेंका और अपने संविधान का निर्माण किया। उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनको बैठने की जगह भी नहीं दी गई। टेनिस जिस जगह खेलते हैं, उस जगह को टेनिस कोर्ट कहते हैं। उस टेनिस कोर्ट में बैठ के फ्रांस की जनता ने अपना संविधान लिखा। रशिया की क्रांति का उल्लेख किया क्योंकि रशिया समाजवादी विचारधाराओं से चलने वाला देश है। वह भी एक विकसित और संपन्न देश है। नेहरू ने कहा कि हमें इन क्रांतियों से सीखना है, उनकी सफलता का मंत्र सीखना है, परंतु हमें उनकी नकल नहीं करनी है। हमारी परिस्थितियां अलग हैं, हमारे जनमानस की भावनाएं अलग हैं। हमें अपनी भावनाओं के तहत अपने संविधान को बनाना है। भारतीय समाज में स्वतंत्रता, समानता और उत्थान की बातें 19वीं सदी से ही आने लगी थी। जैसे कि हम याद करें, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के लिए काम किया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने दलितों और पीड़ित लोगों की शिक्षाओं के लिए काम किया। विधवा पुनर्विवाह की बातें शुरू हुई। इसका मतलब है कि भारतीय समाज उन्नतशील होने की बात 19वीं सदी से ही करने लगा था। इन सब भावनाओं को हमें संविधान में लाना था। नेहरू जी के भाषण के बाद सोमनाथ लाडे ने कहा कि धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन उनको संविधान सभा के स्वतंत्र होने पे ही शंका थी क्योंकि उस वक्त अंग्रेज भारत में थे और संविधान सभा उनकी निगरानी में चल रही थी, जो कि उचित था। नेहरू जी ने भी इस बात को माना कि हाँ, आपकी शंकाएं उचित हैं, परंतु नेहरू जी ने कहा कि हमको जो शक्ति मिलती है, हमारी जो शक्ति का स्रोत है, वो भारतीय जनता है, जिसने हमको आज यहाँ तक पहुँचाया है। वो हमको आगे तक भी पहुँचाएगी। हमको उस शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए, हमको उस शक्ति को भूलना नहीं चाहिए। हमको उस शक्ति को मान देते हुए भारतीय संविधान का निर्माण करना चाहिए। जैसा कि अभी कहा मैंने, 19वीं सदी से भारतीय जनमानस उन्नति के प्रति बात करने लगा था और अपने अधिकारों के प्रति सचेत होने लगा था।
अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए 1909, 1919 और 1935 में अंग्रेजों ने एक्ट बनाए जिसमें कार्यपालिका प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी की गई। 1919 में उन्होंने आंशिक रूप से उत्तरदायी बनाया और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उन्होंने कार्यपालिका को प्रांतीय विधायकों के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी बना दिया। लेकिन इस समय के इन तीनों का 1946 में जो हम संविधान सभा बनाते वक्त काम हो रहा था उससे तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर भी अंग्रेजों के तहत हो रही थी और ये स्वतंत्र भारत की संप्रभु भारत को बनाने के लिए प्रक्रिया हो रही थी। अगले पार्ट में, अगले शीर्षक में हम पढ़ेंगे अधिकारों का निर्माण। संविधान की दृष्टि यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।